हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का अनसॉल्व पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें से तीसरा पार्ट है आपका। 3 खंड होते हैं किसी भी पेपर में, आप उठा लीजिए तो किसी भी पेपर सेट में 3 खंड होते हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के लगभग सारे सेट हो चुके हैं और सारे सन के। आपका बचा ये जीव विज्ञान, तो इस जीव विज्ञान का 2012 का सेट नंबर 2 है ये GJ। सेट नंबर क्या है? GJ 2012। चलिए इसमें देखते हैं। पहले 4 नंबर के तो बहुविकल्पी होते हैं। कौन कौन से बहुविकल्पी सही हैं इसमें? कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सीधे तुक्का लगा के सही कर देते हैं, इसलिए तुक्का ना लगाएं, ध्यान से देखें कौन सा सही होता है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। पहला है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब महिला। तो नर जनन अंग से कौन सी ग्रंथि संबंधित है? यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्रंथि। क्या है? पहला नंबर है आपका प्रोस्टेट, या प्रोटेस्ट भी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा है एपिडिडाइमिस, तीसरा है एड्रिनल, चौथा है श्वेत ग्रंथि। तो यहाँ पे नर जनन अंग में जो ग्रंथि पाई जाती है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। बाकी तो मादा से संबंधित है, इसलिए इनको कौन सी ग्रंथि चाहिए होगी? प्रोस्टेट ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस पाचन में सहायक है। अग्नाशयी रस पाचन में क्या सहायक है? कौन सा? प्रोटीन का, प्रोटीन एवं वसा का, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का, और फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। अग्नाशयी रस जो होता है वो तीनों का पाचन होता है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों चीज का पाचन का सहायक है आपका। राइट आंसर क्या होगा? चौथा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी रंध्रों में द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 5, 3, 4, 2, या 2, 3, 4, 5 कितनी होती हैं? रंध्रों में द्वार कोशिकाएं 2 होती हैं। आवागमन के रंध्र में स्टोमेटा इनको बोलते हैं। तो कितनी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं? 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें बहुविकल्पी में, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण किससे क्रिया करता है कि ऑक्सीजन निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, पर्णहरित से, इनमें से कोई नहीं, या फिर जल से। जल से क्रिया कराने में जब प्रकाश संश्लेषण की यानी ग्लूकोज की जल से क्रिया कराते हैं तो उसमें क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इससे पूछा गया है, जो कि आपके अभी ये 4 नंबर के बहुविकल्पी थे, और आगे देखेंगे कि अभी आपके क्वेश्चन आंसर आए। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे, ताकि सभी बच्चे पर ये वीडियो, सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। अनसॉल्व पेपर आपका लगभग चाहे जहाँ कोचिंग में हो या तो कहीं भी पढ़ते हो, आपको कोई नहीं कराता है, इसलिए इन्हीं सेटों में से ही आपका ज़रूर 100% क्वेश्चन फंसते हैं, क्योंकि ये पुराने सेटों से ही क्वेश्चन उठा करके आपके नया सेट बनाया जाता है। ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर ज़रूर और सारे सेट हल करें सभी बच्चे, और शेयर भी करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मेरुरज्जु किसे कहते हैं तथा इसके क्या कार्य हैं। मेरुरज्जु किसे कहते हैं तथा इसके क्या कार्य हैं? देखेंगे आपका ये भी कोविड-19 के कारण ये लेसन कटा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है कि एक नज़र देख लीजिएगा, अगर पेपर में आता भी है तो भी आपका हो जाना चाहिए। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा व पतला होकर के एक मोटे धागे के समान खोपड़ी से बाहर आता है, जिसे मेरुरज्जु या सुषुम्ना भी कहते हैं। इसी को सुषुम्ना होता है, यहाँ पे सुपुन्ना लिखा है, सुषुम्ना। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा व पतला होकर के एक मोटे धागे की जैसे, मस्तिष्क से पीछे ये जो मेरुरज्जु हड्डी होती है इसको बोलते होंगे, तो ये जो पीछे पतले धागे से निकल के खोपड़ी से बाहर निकलता है, जिसे मेरुरज्जु या सुषुम्ना कहते हैं। इसका कार्य क्या है देखेंगे। मेरुरज्जु मस्तिष्क से प्राप्त व मस्तिष्क को जाने वाली आवेगों, सूचनाओं के लिए रास्ता प्रदान करता है। जैसे कि हम कोई चीज़ सोचते हैं, बिना सोचे मस्तिष्क में कोई भी बात पहुंच जाती है, तो पहुंचने तक का वहाँ का रास्ता प्रदान करता है। क्या करता है? ये रास्ता प्रदान करता है।
मेरुरज्जु द्वारा अनेक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मतलब जो हम क्रियाओं को सोचते हैं ये करें कि ना करें, तो ये मेरुरज्जु के द्वारा अनेक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, परागण के 2 लाभ बताइए। यहाँ पे पूछ रहा 2 नंबर में परागण के 2 लाभ क्या हैं। परागण है, यहाँ परागण नहीं गरण लिखा है, परागण परागण, ठीक है। यहाँ पे परागण है, परागण के कोई 2 लाभ बताइए। इसमें पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। क्या होती है? इसमें पीढ़ी की शुद्धता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है अगला नंबर है इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती। परागण में क्या होती है? अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परागकण विभिन्न माध्यमों से नष्ट नहीं होते हैं। यानी कोई किसी भी माध्यम से नष्ट नहीं होते, इसलिए परागकणों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कोयला एवं पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखें। कोयला एवं पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखें। कोयला क्या है? यह एक ठोस कार्बनिक ईंधन है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। पेट्रोलियम प्रकृति में तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है। पेट्रोलियम क्या है? प्रकृति में यानी पृथ्वी पर तरल कार्बनिक रसायनों के रूप में पाया जाता है। पेट्रोल जानते होंगे आपका, ये तरल कार्बनिक पदार्थ है, रासायनिक रूप में भी पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतहों के नीचे भूगर्भ में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतहों के नीचे भूगर्भ में पाया जाता है। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में मूलभूत क्या अंतर है? जिराफ का उदाहरण देकर समझाइए। यानी इन्होंने जो बताया था लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर, तो जिराफ से संबंधित बताया था, तो उसी को जिराफ का उदाहरण देकर देखना है, लैमार्कवाद का और डार्विनवाद का। ये भी आपके शॉर्ट पेपर में 2020 में भी पूछा गया था, शायद पहले या दूसरे में, वहाँ भी बताया था, उसमें भी यही था। जिराफ के पूर्वजों में गर्दन छोटी थी, लेकिन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन को लंबा करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? लंबा। जिराफ के पूर्वजों में यानी जो पुराने जिराफ थे, पूर्वजों में गर्दन छोटी थी, लेकिन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए, जैसे ऊंचे वृक्ष थे तो वो उचक उचक करके खाया करते थे, जिससे उनकी गर्दन को लंबा करना पड़ता था। डार्विनवाद ने कहा जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी। उन्होंने कहा कि जिराफ के पूर्वजों में गर्दन की लंबाई अलग अलग थी, किसी की छोटी या किसी की बड़ी, तथा ये अंतर वंशागत था। उन्होंने कहा कि ये जैसे उनके पेरेंट्स में थे, उसी प्रकार से वंशानुगत रूप से आगे की पीढ़ी में भी किसी की छोटी किसी की बड़ी थी। उनका डार्विनवाद का मत ये था। लैमार्कवाद ने फिर से कहा कि इन जिराफों की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी। उन्होंने कहा लैमार्कवाद ने कि इन जिराफों की संतति में, मतलब जो है वो गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी थी, जो पूर्वज जिराफ थे उनसे अधिक लंबी है। डार्विनवाद ने कहा संघर्ष में लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए। उन्होंने कहा संघर्ष करते हुए लंबी गर्दन वाले जिराफ अधिक उपयुक्त पाए गए और प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफों के संतति में वृद्धि हुई तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि आजकल प्रकृति में लंबी गर्दन वाले जिराफ ज़्यादातर पाए गए हैं और छोटी गर्दन वाले जिराफ नष्ट हो गए हैं। फिर लैमार्कवाद ने कहा कि धीरे धीरे इनको नई संतति में गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की लंबी गर्दन का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इनको नई संतति यानी जो नए उत्पन्न हुए, नए पैदा हुए, तो गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और आधुनिक जिराफ की लंबाई की गर्दन का विकास हुआ। उन्होंने कहा अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित रहे। उन्होंने कहा अतः लंबी गर्दन वाले ही जीवित थे, छोटी गर्दन वाले नहीं। चलिए इसमें देखिए अगला पूछा गया है कि एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी विभिन्न भाग जो होते हैं उनके बताना है कि किसका क्या कार्य है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पुष्प का चित्र है। इसमें ऊपर वर्तिका पाया गया है और नीचे वर्तिकाग्र है, ऊपर ये वर्तिका और ये बीजांड और नीचे ये तरफ है जो आपका पुष्पासन और आपका ये है दल। जो ये ऊपर से आपकी पत्ती तोड़ते हैं तो कोई किसी भी पुष्प में दल होते हैं और नीचे की तरफ जो लगे होते हैं वो आपके बाह्य दल होते हैं, ये हैं। और जो अंदर ये लाइन से निकला है ये आपका पूतंतु है
और ये है आपका पुंकेसर, और जो ये ऊपर बने होते हैं ये आपके हैं परागकोश। ठीक है, अब विभिन्न भागों का वर्णन करना है, चलिए देख लेते हैं। पुष्प के अनुदार्थ की खाड़ी काट का चित्र था ये आपका। एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्पवृंत में ऊपर का चौड़ा भाग पुष्पासन कहलाता है। इसके ऊपर निम्न भाग चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि पहला होता है बाह्य दल, अभी हमने बताया, यह पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का चक्र है। आपने देखा होगा पुष्प में जो फूल ऊपर की ओर होता है, नीचे हरी रंग की कलियां अलग से निकली होती हैं, वही बाह्य दल होता है। इसकी इकाई को स्पेल्सल कहते हैं या बाह्य स्पेल्सल कहते हैं। दल है, यह पुष्प का सबसे अधिक आकर्षक व रंगीन भाग होता है। यही कलर जो पुष्प की ऊपरी लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, आपके जो पुष्प कलर होते हैं, फूलों के ऊपरी कलर जो दिखाई देते हैं वही दल होते हैं। पुंकेसर, पुष्प का नर जनन भाग जो होता है पुंकेसर कहलाता है। कौन सा भाग? नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है। यह पुतंतु है, यहाँ पे पतंतु नहीं, यह पुतंतु व परागकोश से मिलकर बना होता है। किसे? पुतंतु व परागकोश से मिलकर बना होता है। परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। अगला है अंडप, पुष्प का मादा जनन भाग है। इस किसका है? पुष्प का मादा जनन भाग है, अंडप कहलाता है। मादा जनन भाग क्या कहलाता है? अंडप। इनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। पुष्प के सभी अंडकों के समूह को स्त्री केसर कहते हैं। यानी जितने भी अंडकों का समूह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। प्रत्येक अंडक अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। क्या है? एक से अधिक बीजांड उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी गुणसूत्र शब्द आपका ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा गया है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था और इनके गुणसूत्र का क्या कार्य है? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र शब्द का किसने किया था को प्रयोग? वाल्डेयर ने सन 1888 में केंद्रक में पाई जाने वाली तथा गहरे अभिरंजक वाली सूत्री रचनाओं को गुणसूत्रों का नाम दिया। यानी वाल्डेयर में सन 1888 में जो केंद्रक में पाई जाने वाली गहरे या अभिरंजक वाली सूत्री रचनाएं, जो सूत्र धागे के आकार की रचनाएं होती है, सूत्री के आकार की, तो उन्हें गुणसूत्रों का नाम दे दिया। उन्होंने क्या नाम दिया? गुणसूत्रों का। इनका क्या कार्य होता है देखेंगे। ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं। आनुवांशिक सूचना एक दूसरे में जो पाई जाती है वो अगली पीढ़ी में भी संचारित हो जाती है। ये जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं। ये जीवों के विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये जीवों की विभिन्न जैविक रूप से क्रियाएं शरीर में होती हैं उनका नियंत्रण करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। यानी परिवार नियोजन की कितनी विधियां हैं उनका सबका उल्लेख करना है यहाँ पे। परिवार नियोजन बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजन करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजन करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। यानी जन्म दर को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। कम से कम परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं। कितनी हैं? निम्नलिखित हैं। पहली है अस्थायी विधि। पहली है क्या है? अस्थायी विधि। अस्थायी विधियां निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें पहला है अवरोधक विधियां जो निम्न प्रकार हैं। पहला है लूप अथवा कॉपर टी। क्या है? लूप अथवा कॉपर टी। स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण अपने से अपना बचाव कर सकती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? लूप लगवा करके गर्भधारण होने में अपने से ही अपना बचाव कर सकती हैं। डायाफ्राम, यह गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है तथा शुक्राणुओं के प्रवेश हेतु अवरोधक होता है। अगला है हार्मोनल विधियां। दूसरा इसी में हार्मोनल विधियां। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनके सेवन से गर्भधारण की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
आजकल ऐसी गोलियां हैं उपलब्ध हैं जिनके सेवन से क्या होती है, गर्भधारण की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गोलियां खाते रहिए, कभी गर्भधारण की समस्या नहीं हो सकती। अगर आपका परिवार सीमित हो चुका है तो ये विधियां अपना सकते हैं। रासायनिक विधियां, शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक रसायनों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विधियों में क्या है, शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक रसायनों का उपयोग किया जाता है। अगला है स्थायी विधियां। अभी अस्थायी चल रही थी। स्थायी विधि में क्या होता है, महिला का ऑपरेशन और पुरुष का ऑपरेशन दो होती हैं। यह विधि पूर्णतया स्थायी विधि है। क्या है, पूर्णतः स्थायी विधि है। इस विधियों में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। किसको, अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और अंडवाहिनी से अंडाणु के वो शुक्राणु अंदर भी नहीं जा सकते हैं। दूसरा है पुरुष का ऑपरेशन। पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या दूर हो जाती है। यह ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए तथा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया का उल्लेख कीजिए। मनुष्य के आहार नाल देखेंगे, जो आपका पाचन तंत्र का चित्र होता है वही मनुष्य का आहार नाल का चित्र है। ये देखेंगे आपका, यही आपका क्या है, मनुष्य के आहार नाल का चित्र या पाचन तंत्र का चित्र। ठीक है, ऊपर लाल ग्रंथियाँ, फिर ग्रास नली होती है, फिर यकृत, तमाशय और अग्नाशय, और नीचे फिर आपका क्रमिरूप परिशेष का और गुदा द्वार। अब इसमें देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचक की क्रिया कैसी होती है। पाचन की पूरी नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाचन पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइम द्वारा। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम क्या क्या है, ये एक अग्नाशयी रस के क्या है, ये एक अग्नाशयी रस के एमाइलेज प्राप्त डाइसैकेराइड है, यहाँ पे डाइसैकेराइड से पर कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम क्या होते हैं, अग्नाशयी रस के एमाइलेज प्राप्त करके डाइसैकेराइड पर कार्य करता है। जैसे सुक्रोज, सुक्रेज से क्रिया करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। फिर लैक्टोज, लैक्टेज से pH 7.8 है तो क्रिया करेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। फिर माल्टोज की क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेगा। क्या लास्ट में बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपका ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट में पाचन की क्रिया। अगला इसी में अथवा में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया देखना है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी उपचय क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी उपचय क्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी उपचय क्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया देखेंगे, वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाशीय मतलब कि सूर्य की प्रकाश, वह क्रिया जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति होती, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है। किसमें, हरित लवक के उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया निम्न क्रियाएं होती हैं। इसमें भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, देखेंगे। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल के अणु सक्रिय हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल के अणु क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश, आप देखे होंगे कि आपके जो पत्तियों का हरा कलर होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। जैसे सूर्य खिलता है तो पत्तियाँ भी एकदम ग्रीन कलर की मुरझाई हुई जो होती हैं वो भी खिलने लगती हैं, यानी सक्रिय रूप से दिखाई देने लगती हैं। सक्रिय क्लोरोफिल की उपस्थिति में आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर जल के अणुओं का अपघटन हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखेंगे, जल के अणु का अपघटन होगा तो हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। फिर हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे तो जल प्लस H2O अलग हो जाएगा।
अगला है प्राप्त ऑक्सीजन पौधों से बाहर निकल जाती है। जो बाकी की ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो पौधों से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसलिए सेट का। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई अवक्रिया कोई नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। और शेयर ज़रूर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।